हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस। आज पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम लोग अपना चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी कि राजनीतिक दल, इसका जो टॉपिक है हाउ मनी पार्टीज शुड वी हैव, कितने राजनीतिक दल, इस पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। तब आगे हम बात करेंगे। तो डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी सिटीजन्स का ग्रुप इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। सभी देशों में बहुत सारे राजनीतिक दल हमें देखने को मिलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। मोर देन 750 parties are registered in Election Commission of India. भारत में चुनाव आयोग के पास लगभग 750 से ज़्यादा दल ऐसे हैं जिनका नाम उसमें पंजीकृत किया गया है। लेकिन हर दल चुनाव के अंदर गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। All these parties are serious contenders in the election. Not all those parties. चुनाव जीतने और सरकार बनाने की जो होड़ होती है ना, उस होड़ में कुछ पार्टियां ज़्यादा सक्रिय होती हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है, एक प्रश्न उठता है, और वो ये प्रश्न है कि लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कितने दलों का होना सबसे ज़्यादा अच्छा है। हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। कितने दल होने चाहिए। कई देशों में तो हमें सिर्फ एक ही दल देखने को मिलता है जो सरकार बनाता है और चलाने की भी अनुमति है उसके पास। और इसी कारण ओनली वन पार्टी अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। इन्हें हम क्या कहते हैं? एक दलीय व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक दल ही अपना शासन चलाता है, इसलिए उसे एक दलीय व्यवस्था का नाम दिया जाता है। हमने देखा था, क्लास 9th में पढ़ा था, जब चीन में सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको शासन करने की अनुमति मिली हुई थी। हालांकि कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए इस बात की अनुमति नहीं देती, स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती। इसीलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देता, और इसीलिए कोई नया दल नहीं बन पाता। यानी चीन के अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं है, इसीलिए वो दल नहीं बनाते हैं। हम एक दलीय व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि इसके अलावा और कोई विकल्प तो हमारे पास है ही नहीं, हमें ऐसे ही वोट देना है। तो हम इसलिए, वो अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो अगली बार हम किसे वोट देंगे? कोई और दूसरा दल नहीं होगा तो इसलिए एक दल के अलावा भी और दल होने भी आवश्यक हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में जो प्रतिद्वंदिता है या जो चुनाव लड़ने की जो आज़ादी है, उन्हें कम से कम इतने अनुमति तो होनी ही चाहिए। साथ ही सत्ता में आ जाने का पर्याप्त अवसर भी उन्हें रहना चाहिए। इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में, पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। दो पार्टियों में चली जाती है, सत्ता बदलती रहती है, कभी इसके पास कभी उसके पास। वो काम नहीं अच्छा करते तो अगली बार दूसरी को चुन लिया जाता है, अगर वो नहीं अच्छा काम करेंगे तो दूसरी को चुन लिया जाएगा। अगर वो अच्छा काम करते रहते हैं तो लगातार उन पर लोग अपना विश्वास दिखाते हैं और उसे बार बार चुनते हैं। वहाँ अनेक दूसरी पार्टियां हो सकती हैं, वे भी चुनाव लड़कर कुछ सीटें जीत सकती हैं, पर सिर्फ दो ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने के सबसे प्रबल दावेदार होते हैं।
but only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. Such a party system is called two party system. इसे हम क्या कहते हैं? दो दलीय व्यवस्था कहते हैं। और ऐसे कौन कौन से देश हैं? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम। हम ऐसे समय में अमेरिका और ब्रिटेन बस दो ही ऐसे देश हैं जो इस दलीय व्यवस्था के अंदर हमें दिखाई देते हैं। अमेरिका के अंदर दो दलीय व्यवस्था है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी दो दलीय व्यवस्था है। जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों, बहुत सारे दल, several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system. जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में हों और दो दलों से ज़्यादा के लिए अपने दम पर या दूसरों के साथ गठबंधन करके सत्ता में आएं और उन्हें ठीक ठाक अवसर मिले, तो इसे हम बहुदलीय व्यवस्था का नाम दे देते हैं। भारत में यही व्यवस्था सबसे बेहतर मानी जाती है। द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाई वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोalition। इस व्यवस्था में कई दल क्या करते हैं? गठबंधन बनाते हैं और गठबंधन बनाने के बाद वो क्या करते हैं? सरकार बनाकर आ जाते हैं। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं, तो इसे हम कोalition गवर्नमेंट का नाम देते हैं। जब किसी भी दल को सही स्थिति नहीं मिल पाती, अपनी सरकार बनाने के लिए जितने वोट चाहिए, जितनी सीटें चाहिए, वो नहीं जीत पाते, तो कई पार्टियां आपस में मिल जाती हैं। इसी को हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2004 के चुनाव हुए थे। उन चुनाव में भारत में ऐसे 3 गठबंधन थे: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट। ये 3 पार्टियां। अक्सर बहुदलीय व्यवस्था बहुत घालमेल वाली होती है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करती है, विभिन्न हितों और विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है इस प्रणाली से। इनमें से कौन सी प्रणाली जो है ना, वो बेहतर होनी चाहिए? अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो हमारा एक ही जवाब निकलता है कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल तो नहीं है, परंतु फिर भी दलीय व्यवस्था का जो चुनाव करना है ना, वो किसी मुल्क के हाथ में नहीं है। ये लंबे समय से जो जो लंबा दौर है, उस दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है। समाज की प्रकृति, इसके राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास, इसकी चुनाव प्रणाली, सभी चीज़ें अपनी भूमिका इसमें अलग अलग तरीके से निभाती हैं। इसे हम बदल तो नहीं सकते, जल्दी नहीं बदल सकते। हर देश अपनी स्थिति के अनुसार दलीय व्यवस्था विकसित करता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। इसका कारण यही है कि 2-3 पार्टियां इतने बड़े मुल्क की राजनीतिक और जो सामाजिक और जो भौगोलिक विविधता हैं, उसको समेट पाने में अक्षम है। हर देश की हर स्थिति में कोई भी एक आदर्श प्रणाली चले, ये जरूरी नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि भारत जो है ना, एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। दल कितने प्रकार के होते हैं? उनमें पहला जो होता है वो राष्ट्रीय दल आता है, जिसे हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। विश्व में संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में 2 तरीके के राजनीतिक दल होते हैं। 2 kinds of political parties that are present
in only one of the federal units and parties that are present in several all units of the federation. और भारत के लिए तो ये खासतौर से ऐसा है. देर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज़. जो कंट्री वाइड पार्टीज़ होती हैं उसमें सबसे जो पहले दल पर आता है वो राष्ट्रीय दल होता है, जिसे हम नेशनल पार्टी कहते हैं. दीज पार्टीज़ हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स. इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो कई सारे स्टेट्स में, कई सारे राज्यों में होती हैं. बट बाई एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज़. इतना बड़ा होने के बावजूद कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयाँ राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली जो नीतियाँ होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, रणनीतियाँ होती हैं, उन सबको एक तरीके से ही मानती हैं. जितने भी प्रोग्राम्स, स्ट्रेटजी, दैट इज़ डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल पर होता है ये सब कुछ. हर पार्टी देश के अंदर हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. अपना नाम कहाँ लिखवाती है? निर्वाचन आयोग में पंजीकरण करवाती है. आयोग क्या करता है? आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर जो बड़े और जो स्थापित दल होते हैं उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं भी देता है. और वो विशेष सुविधाएं क्या हैं? कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली. इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टीज. अब क्या क्या करता है वो ये करता है, पहला, दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल. उन्हें क्या किया जाता है? एक अलग से चुनाव चिन्ह दे दिया जाता है. उसका प्रयोग कौन कर सकता है? उसका प्रयोग उस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, अधिकृत उम्मीदवार, वही कर सकते हैं जिन्हें मान्यता मिली हुई है, ऐसे व्यक्ति. ये विशेष अधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल भी कह देते हैं. पार्टीज दैट get this privilege and some other special facilities are recognized by the election commission for this purpose. चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं, बिल्कुल एकदम स्पष्ट. और वो क्या क्या हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल की क्या ले सकता है? वो मान्यता प्राप्त दल बन सकता है, ये बताया है उन्होंने. द इलेक्शन कमीशन हैड लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी अ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी. आप कैसे बन सकते हो? ऐसे बनोगे आप. आपको इतना चाहिए, इतने वोटिंग आपकी होनी चाहिए. जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े हुए कुल वोट्स का 6% या उससे अधिक हासिल कर लेती है, या नहीं, और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है. A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का या राज्य के 4 राज्यों के विधानसभाई चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% भी हासिल कर लेता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज कर लेता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है. अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट कितना परसेंट? 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स in the Lok Sabha is recognized as a national party. इस पूरे वर्गीकरण के हिसाब से 2017 में देश में 7 दल थे जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थी. अगर इस हिसाब से देखा जाए, इस वर्गीकरण के हिसाब से देखा जाए, तो 2017 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया. पहला दल
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। पहला, 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने, उनके नेतृत्व में ये पार्टी बनी थी, ममता बनर्जी के नेतृत्व में। इससे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। और इनका चुनाव चिन्ह क्या है? इनका चुनाव चिन्ह है पुष्प और तृण। तृण माने घास, पुष्प माने फूल। तो ऊपर फूल बने हुए हैं और नीचे घास बनी हुई है। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति एकदम प्रतिबद्ध हैं ये। 2011 में पश्चिम बंगाल में ये सत्ता में आए। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इनकी उपस्थिति बहुत अच्छी है वहाँ पर। 2014 में जो आम चुनाव हुए उसमें 3.84% उन्हें वोट मिले और 34 सीटों पर यानी 34 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। इससे लोकसभा में ये चौथी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। दूसरे नंबर पे आती है बहुजन समाजवादी पार्टी। स्वर्गीय कांशीराम के नेतृत्व में 1984 में इस पार्टी का गठन हुआ था, 1984 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ कांशीराम। Seeks to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which includes the Dalits, Adivasis, OBCs and religious minorities. दलित जाति के लोग, आदिवासी जाति के लोग, पिछड़ी जातियों के लोग और धार्मिक अल्पसंख्यक लोग इसके अंदर शामिल हैं। राजनीतिक सत्ता पाने के प्रयास में और उनका प्रतिनिधित्व करने का ये दावा करती है। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर और बाबा साहब अंबेडकर के जो विचार हैं और जो शिक्षाएं हैं उनसे वो प्रेरणा लेती है। इसके अलावा दलितों और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी ये पार्टी काफ़ी ताकतवर है। It has its main base in the state of Uttar Pradesh and a substantial presence in neighboring states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi and Punjab. Formed government in Uttar Pradesh several times by taking the support of different parties at different times. In the Lok Sabha elections held in 2004, it polled about 5% votes and secured 19 seats in the Lok Sabha. 4 बार सरकार बनाई है इन्होंने उत्तर प्रदेश में। 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 5% के करीब वोट मिले थे, लेकिन सीट एक भी नहीं मिल पाई थी। नेक्स्ट पार्टी के बारे में बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पुराने जो भारतीय जनसंघ था, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया था, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी थी। ये भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवता एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य, भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक जो राष्ट्रवाद होता है यानी हिंदुत्व जिसे हम कहते हैं, उसका एक प्रमुख तत्व लेकर ये सामने चलते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म फॉर हिंदुइज्म is an important element in its conception of India's nationhood and politics. Wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India, a uniform civil code for all people living in the country.
पार्टी जम्मू और जो कश्मीर है उसको क्षेत्रीय और जो राजनीतिक स्तर होता है उस राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है, और वो उन्होंने करके भी दिखाया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 धारा थी वो खत्म करके जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा हटाकर उसे 2 भागों में बांटकर 2 नए अलग केंद्र शासित प्रदेशों में उसे दर्जा दिया है, तथा देश के रहने वाले जितने भी सभी धर्म के लोग हैं उनके लिए ये दल समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। जब 1990 का दशक आया था उस दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ, बहुत चला। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व पूर्वोत्तर तथा देश के जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें अपना आधार धीरे धीरे बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से ये पार्टी 1998 में सत्ता में आई थी। जब गठबंधन हुआ था उस गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। जब 2014 में चुनाव हुए ना तो लोकसभा चुनाव में 282 सीटें जीतकर ये दल सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया, और 2019 के चुनाव में भी इस पार्टी ने फिर से लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर केंद्र में शासन करने वाली एक अच्छी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। ये दल आज भी 2020 में भी ये नेतृत्व कर रहा है, और ये दल लगातार 2 बार केंद्र में लोकसभा चुनाव में अपनी सरकार बना चुका है। अगला दल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। सीपीआई 1925 में गठित हुआ था, जिसे मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में यह आस्था रखते हैं, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के अंदर। अपोज्ड टू द फोर्सेस ऑफ सेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म, accepts parliamentary democracy as a means of promoting the interests of the working class, farmers and the poor. ये पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। 1964 में इसके अंदर फूट हुई, became weak after the split in the party in 1964 that led to the formation of the CPIM. तो इस पार्टी में एक नई पार्टी बनी जिसे माकपा कहते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद इसका जनाधार थोड़ा सिकुड़ गया, कम हो गया, लेकिन ये पार्टी केरल में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति में बरकरार है। इसका समर्थन धीरे धीरे कम तो हुआ है, परंतु 2014 के लोकसभा चुनाव में इसे 1% से भी 1% से भी कम वोट मिले और 1 सीट हासिल हुई। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने की ये पार्टी पक्षधर है। नेक्स्ट पार्टी जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट्स। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, 1964 में सीपीआई की। ये मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा के लोग हैं। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र की समर्थक है, साम्राज्यवाद, सांप्रदायिकता की विरोधी है। डेमोक्रेसी, गांधीयन सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, सीपीआईएम, इन सब का विरोध होने के बावजूद भी ये पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतंत्र चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। ये पार्टी पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा मजबूत है। गरीब, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है इनकी।
पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार 34 साल से शासन कर रही है ये। 2014 के चुनाव में इसने करीब 3% वोट और लोकसभा में 9 सीटें हासिल की थी। एक बहुत ही मेन पार्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत समय पहले से इसने राज किया है हमारे देश में। ये पार्टी आमतौर पर कांग्रेस पार्टी के नाम से जानी जाती है। ये दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में इस पार्टी का गठन हुआ था and has experienced many splits, played a dominant role in Indian politics at the national and state level for several decades after Indian independence. Under the leadership of Jawaharlal Nehru, उनके नेतृत्व में the party sought to build a modern secular democratic republic in India. भारत में कोई एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया है। 1971 तक लगातार और फिर 80 से 89 तक इसने देश पर शासन किया। 89 के बाद से इस दल के जनसमर्थन में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, पर अभी तक ये पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। अ सेंट्रिस्ट पार्टी, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट in its ideological orientation, the party exposes secularism and welfare of weaker sections and minorities, supporters new economic reforms, but with a human face, emerged as the last party with 145 members in the Lok Sabha elections held in 2004. 2014 से 2014 तक के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का इन्होंने नेतृत्व किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टी हार गई। इस समय ये पार्टी विपक्षी दल के रूप में कार्य कर रही है। लास्ट हमारा इस नेशनल जो हम पार्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दलों के बारे में, इसका लास्ट जो पार्टी है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी जिसे हम कहते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इनका जो चुनाव चिन्ह है वो घड़ी है। 1999 में ये पार्टी बनी। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था रखती है ये पार्टी। ये पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए ही आरक्षित करना चाहती है। सिर्फ जो भारत में जन्मे नागरिक हैं उन्हें ही ये पार्टी प्रमुख पद देना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ साथ यह मेघालय में, मणिपुर और असम में भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। कांग्रेस के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार में इसका भागीदारी है। 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में भी ये साझीदार रही है। A major party in Maharashtra and has a significant presence in Meghalaya, Manipur, Assam. A coalition partner in the state of Maharashtra in alliance with the Congress since 2004, a member of the United Progressive Alliance. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो शुरू होगा क्षेत्रीय दल के रूप में। क्षेत्रीय दल, अब ये कौन से दल होते हैं? ये वो दल होते हैं जो सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। इन्हें हम स्टेट पार्टीज कहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।